नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू पेपर में जो भी महत्वपूर्ण खबर आई है हम उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली खबर है भारत की महत्वपूर्ण खनिज नीति। ये एक एडिटोरियल आया था आज न्यूज़पेपर में। केंद्रीय बजट में इस बार क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिक ध्यान दिया गया। सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिज की सूची बनाई है। जनवरी 2025 में नेशनल मिनरल मिशन शुरू किया, जिसके लिए 16,300 करोड़ का बजट रखा गया है ना। सरकार जो है वो पहले ध्यान नहीं देती थी इन मिनरल्स की खोज और उन्हें निकालने के लिए, लेकिन इस बार के बजट में उन्होंने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया है। खोज को करने और निकालने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जो असली चुनौती है वो उसकी प्रोसेसिंग में आती है कि भारत के पास ऐसे खनिज को प्रोसेस करने के लिए, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है। अभी भी कुछ खनिज जैसे तांबा, टिन, ग्रेफाइट जैसे रेयर अर्थ को 99.9% शुद्धता तक प्रोसेस करने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन जो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के पास है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों के पास, वो अभी भी हमारे पास नहीं है। आगे की जो 3 प्राथमिकताएं क्या हैं कि मांग को बढ़ाया जाए। सरकार द्वारा मशीनों पर आयात शुल्क जो है वो हटा दिया गया पूरी तरीके से, लेकिन जो निवेशक हैं उन्हें अभी भी ये भरोसा नहीं है कि अगर वो प्रोसेस करके जो खनिज बनाते हैं, लाते हैं मार्केट में, उनकी मांग है या नहीं। मांग होगी तभी जो है वो उत्पाद को बनाने का और इतना निवेश करने का सार्थक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना। सरकार खोज के जोखिमों को कम करने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे गैस और तेल की खोज में होता है। वैश्विक हालात का फ़ायदा उठाना। 2025 में जो रेयर अर्थ सप्लाई की जो चेन में वैश्विक तनाव के चलते अस्थिरता देखी गई, भारत ने तटीय क्षेत्र के राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया और आयात शुल्क को भी हटाया। इसका फ़ायदा जो है राज्यों को उठाना चाहिए। नए निवेशकों को, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और इन तकनीकों को भारत लाया जाए। हमें इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी लेना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, यूरोप जैसे देशों से प्रोसेसिंग की तकनीक जो उनके पास है, वो हमें प्रयास करना चाहिए कि उनकी जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर अपने कंपनियां स्टार्ट करें, ताकि भारत को वैश्विक बाज़ार में अपनी स्थिति मजबूत बनाने का अवसर मिले। यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार अब क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर काफ़ी गंभीर हो चुकी है और उनसे जुड़े योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। बुलडोजर कार्यवाही। हाल ही में हमीरपुर के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनके किसी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर होने या शिकायत होने पर उनके घर को और दुकानों को, उनके व्यवसाय को बुलडोजर से गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या है बुलडोजर न्याय? पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां किसी व्यक्ति पर आरोप लगते ही उसका घर या दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आम भाषा में इसको वहाँ के लोग बुलडोजर न्याय कहने लगे हैं। कानून के अनुसार किसी भी अपराध में पहले आरोप लगता है, फिर जांच होती है, उसके बाद अदालत में सुनवाई होगी और तभी सज़ा तय होगी। लेकिन जब बिना किसी सुनवाई के तुरंत संपत्ति तोड़ दी जाती है तो यह प्रक्रिया उलट जाती है। हाल का मामला जैसे कि हम देख ही रहे हैं, अदालत ने देखा कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, इसलिए कोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिसमें यह भी था कि क्या ऐसी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, और ये अनुच्छेद 14 और 21 का भी सवाल है। इन दोनों का हनन भी होता है इससे। कानून क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959 और उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत अवैध निर्माण हटाने का कार्य राज्य प्रशासन का है, लेकिन यह कार्य तय प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि पहले
अवैध निर्माण की पहचान होगी, उसके बाद उसे लिखित नोटिस दिया जाएगा, जवाब देने का मौका भी दिया जाएगा, आपत्तियों पर विचार होगा, फिर कारण बताते हुए आदेश पारित होगा और अपील का अधिकार भी उसे मिलेगा। यानी तोड़फोड़ जो है वो आखिरी कदम होगा, तुरंत नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है कि 2024 में उन्होंने निर्देश दिया था कि अपराध करना या सज़ा सुनाना, अपराध है या नहीं उसे सिद्ध करना, उसकी सज़ा सुनाना न्यायपालिका का कार्य है। इस प्रकार से शिकायत दर्ज होने पर किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर एफआईआर के तुरंत बाद नोटिस जारी हो और सिर्फ आरोपी से जुड़े लोगों की संपत्ति को निशाना बना जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि कार्यवाही सजा देने के इरादे से की जा रही है। उसके बड़े असर भी कुछ हो रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही से परिवार को भी जो भारी नुकसान हो रहा है, अगर आगे जाके व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो उसकी जो संपत्ति हमने तोड़ी है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो हमें एक तरीके से संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बुलडोज़र का इस्तेमाल अवैध प्रबंधन के लिए हो सकता है, लेकिन किसी को सज़ा देने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। बुलडोज़र न्याय, संविधान और कानून की मूल भावना के खिलाफ है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत की नई जीडीपी श्रृंखला। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय मॉस्फी ने राष्ट्रीय आंकड़े जारी किए, राष्ट्रीय आय के नए आंकड़े जारी किए। इनमें कुछ सुधार और बेहतर तरीके अपनाए गए जिससे देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीरें हमारे सामने आएंगी। पहला क्या है, आधार वर्ष जीडीपी और जीवीए का आधार वर्ष बदला गया। जो पहले 2011-12 था वो अभी 22-23 किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का आकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ निजी कंपनियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई कंपनी कई क्षेत्रों में काम कर रही है तो उसकी पूरी कमाई को उसी क्षेत्र में जोड़ देते थे जहाँ उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता था, उसका काम सबसे ज़्यादा होता था। और अब क्या होगा कि कंपनी की कमाई को अलग अलग कामों के हिसाब से बांटा जाएगा। इससे हर सेक्टर की सही हिस्सेदारी का पता चलेगा। सरकारी सेवाओं का सही से हिसाब रखा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले जो सरकारी मकान और सेवाओं का मूल्य भी जोड़ा जाएगा। घरेलू क्षेत्र का जो अनुमान, पहले ऐसे ही अनुमान लगा दिया जाता था, अब हर साल के जो सर्वे होंगे उसके आधार पर सीधे आंकड़े लिए जाएंगे। लोगों के खर्च का बेहतर हिसाब रखा जाएगा। उपभोक्ता सर्वे के आधार पर उनसे आंकड़े लिए जाएंगे। जीएसटी का जो डेटा है वो कंपनियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा उससे। इससे ज़मीन पर हो रही असली आर्थिक गतिविधि को सही तरीके से समझने में हमें मदद मिलेगी। और बैंक और एनबीएफसी के जो आंकड़े हैं वो अब आरआरबी की जो रिपोर्ट है उससे बैंकों का कामकाज का सही अनुमान लगाया जाएगा। पहले जो एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का अनुमान प्रॉक्सी से लगाया जाता था, अब सीधे उनके असली वित्तीय आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कि अर्थव्यवस्था की ज़्यादा सटीक तस्वीर मिलेगी, हर सेक्टर का सही योगदान का हमें पता चलेगा। राज्यों और कंपनियों के आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होंगे और नीति बनाने में सरकार को भी अच्छी मदद मिलेगी। चलिए हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एआई और एलएलएम सॉफ्टवेयर्स। क्या है ये मामला कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ी से प्रयोग के इस तरह से लेकर कंपनियों में इस्तेमाल होने लगा है। अनुमान ये है कि 2026 तक एआई सेवाओं से लगभग 10 से 12 अरब की कमाई की जा सकती है। और इसी समय भारत में आईटी और बीपीओ सेक्टर में छंटनी और ऑटोमेशन का काम चल रहा है, भी बढ़ रहे हैं। इससे खासकर शुरुआती जो नौकरियां हैं एंट्री लेवल की वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। वेल्किन, ये अभी जो आया है एडिटोरियल जो भी न्यूज़ है उस पर इनका शोध है वेल्किन का कहना है कि अभी जो छंटनी चल रही है उसे एआई की वजह बताना सही नहीं है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए भी छंटनी कर रही हैं,
लेकिन उसे एआई का नाम देना तो एआई वॉशिंग कहलाएगा। डेवलपर जो है वो एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कोड लिखने में आसानी रहती है। एआई का इस्तेमाल करने से ज़्यादा लोगों का काम जो है वो कम लोगों से हो सकता है, उससे लागत कम लगती है। पहले कोड लिखने में ज़्यादा समय लगता था, अब एआई से जल्दी कोड बन जाता है, लेकिन उस कोड को जांचना और सुधारने के जो सही तरीके हैं वो अभी भी इंसानों के द्वारा ही किए जा सकते हैं। बीपीओ और कॉल सेंटर्स की जो नौकरियां हैं वो ज़रूर प्रभावित हो रही है एआई की मदद से। अब जो कंपनियां हैं वो घंटे के हिसाब से नहीं, घंटे और मेहनत से नहीं चल रही, परिणाम के हिसाब से भुगतान करेगी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना सटीक है, कितने कम टाइम में कितनी क्वालिटी वाला रिज़ल्ट आपने दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होगा। एआई को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता उद्योग से, लेकिन बदलाव ज़रूर ला रहा है ये। बीपीओ की नौकरियां भी प्रभावित हो रही हैं। आईटी सेवा में काम का तरीका बदल रहा है। कम लोगों से ज़्यादा काम होगा, लेकिन नए कौशल की ज़रूरत होगी। सरकार और कंपनियों को कर्मचारी की सुरक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान भी देना चाहिए। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि ये संकट कम और बदलाव ज़्यादा है, लेकिन इस बदलाव को सही तरीके से संभालने की ज़रूरत है हमें। चलिए हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आईबी मिनिस्टर आस्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटेंट। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले गए जो कंटेंट है उनकी जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी। प्लेटफॉर्म को साइबर अपराधों के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने चाहिए और नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने एक दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम में कहा कि जो प्लेटफॉर्म को जो उससे अर्निंग हो रही है उसका उन्हें सही वितरण करना चाहिए। जो लोग अच्छा कंटेंट और सही और मूल कंटेंट बना रहे हैं उसमें उनका जो वितरण है वो सही होना चाहिए कमाई का। मंत्री ने यह भी कहा कि डीप फेक और जो एआई से बना हुआ नकली कंटेंट है वो भी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। लोग जो है वो लोगों का संस्थाओं और लोकतंत्र पर भरोसा कम हो सकता है। जो गलत जानकारियां हैं वह बहुत जल्दी फैल जाती हैं सोशल मीडिया से, तो इन प्लेटफॉर्म्स को ये ध्यान रखना चाहिए और इन जो गलत और एआई कंटेंट है उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाना चाहिए। अभी मंत्री ने बताया कि हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स के खिलाफ भी कानून बनाए हैं, जिससे करोड़ों परिवारों को आर्थिक नुकसान से बचाए गए हैं। अंत में यही कहा उन्होंने कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये प्लेटफॉर्म्स नकली और जो अश्लील कंटेंट है पर रोक लगाए और उनका उचित अधिकार और कमाई का हिस्सा दें असली कंटेंट बनाने वालों को। चलिए हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मोदी डायरेक्ट्स अथॉरिटीज़ टू प्रोब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फ्रॉम। ये न्यूज़ हमने कल भी देखी थी कि न्यायपालिका ने एक मुद्दा उठाया है और खुद से उस पर संज्ञान लिया है कि जो एनसीईआरटी की बुक थी कक्षा 8 की, उसमें एक चैप्टर था जिसमें न्यायपालिका के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो वो जो जजेस थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ये सही नहीं लगा कि ये न्यायपालिका की जो छवि है उसे धुंधला और ख़राब करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में जो न्यायपालिका से जुड़ा विवादित अध्याय था उसे पूरी तरह जांच करके उसे हटाने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी कि किसके द्वारा किया गया है। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे से बड़े दुखी भी हैं। सरकार को इस बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने किताब को तुरंत वापस लेने और उसके वितरण को रोकने का आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा सम्मान है, किसी की अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी और जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। विवाद क्या था वो हमने देख ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया है कि
सामग्री पर विवाद होने के बाद जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने कहा है कि ये गलत सामग्री है, निर्णय में त्रुटि हो गई थी, इसके लिए उन्हें माफ़ी भी मांगती है। माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार के लोगों को। जो शिक्षा मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कहा कि किताब को डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हटाया जाए। तो सरकार ने जांच के आदेश दिए, किताब वापस ले ली गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट खबर है हमारी कि जो हवाई जहाज़ की जो यात्रा होती थी ना, उसके जो टिकट कैंसिलेशन पर आपको रिफ़ंड मिलेगा या नहीं, उसके ऊपर है। भारत की विमानन नियामक संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हवाई टिकट रिफ़ंड के नियमों में बदलाव किया। अब यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद अगर वो 24 से 48 घंटे के अंदर उसे रिफ़ंड करना चाहे, कैंसिल करना चाहे, तो उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के वो टिकट का जो दाम है उन्हें वापस मिल जाएगा। नियम क्या है कि 48 घंटे का फ्री कैंसिलेशन का समय आप 48 घंटे के भीतर करते हैं तो आपको पूरा रिफ़ंड मिलेगा। और नियम लागू कब होगा? अगर आपने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है। अगर आप घरेलू उड़ान जो डोमेस्टिक एयरलाइन है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आप पकड़ रहे हैं और उसकी जो टिकट है आपने कम से कम 7 दिन पहले बुक की गई हो तो ही आपको रिफ़ंड मिलेगा। और जो इंटरनेशनल उड़ान के लिए कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग की हो आपने, तभी रिफ़ंड मिलेगा। और अगर मेडिकल इमरजेंसी है, यदि वो व्यक्ति विशेष ही बीमार है या उससे संबंधित उसकी फैमिली का कोई मेंबर बीमार है, तो उसे पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। रिफ़ंड की जो जिम्मेदारी है वो एयरलाइन की होगी और नाम बदलने की सुविधा भी होगी कि अगर टिकट बुक करने के 24 घंटे तक अगर वो नाम बदलना चाहे तो भी कर सकता है। ये नया जो नियम है वो 31 अक्टूबर 2025 को लागू होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।